में रहने वाले दो भाई, इनका नाम है शशांक और सार्थक। शशांक की उम्र 20 साल, सार्थक की उम्र 18 साल। पूजा सामग्री और बाकी चीज़ों की इन दोनों की दुकान है चांदनी चौक में। ठीक ठाक परिवार है, पिता है नहीं, घर में माँ और बुजुर्ग दादी और ये दोनों भाई। और इनकी अभी शादी भी नहीं हुई क्योंकि 20 साल और 18 साल की उम्र है। तो घर भी ठीक ठाक, दुकान कारोबार भी सब कुछ ठीक ठाक। लंबी छुट्टी पड़ी, दोनों भाइयों ने तय किया कि चलो कहीं आसपास घूमने चलते हैं। अपने दोस्तों के साथ इन्होंने प्लान बनाया और फिर दोस्तों के साथ ये लोग 13 अगस्त को यानी कि सैटरडे के दिन सुबह सुबह दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं और जाते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश। अब घर में चूंकि माँ और बुजुर्ग दादी हैं और उधर दुकान भी है, सब कुछ देखना है, तो आमतौर पर ऐसे मौके पर कोई अपना हो, कोई जानने वाला हो, उसको आप कहते हैं कि मेरे पीछे में देखभाल कर लेना यार, थोड़ा घर पे देख लेना, माँ दादी को देख लेना, कभी दुकान के भी चक्कर काट लेना। तो एक इनका दोस्त उसी गली में जहाँ वेलकम में रहते थे, बहुत पुराना दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त हर्षित, तीनों एक साथ बड़े अच्छी इनकी दोस्ती हुआ करती थी। तो अब हर्षित किसी वजह से नहीं जा पाया छुट्टियों में इन लोगों के साथ। तो जो शशांक और सार्थक है, इन्होंने हर्षित से कहा कि हमारे गैर हाजिरी में हमारे घर का ख्याल रखना, माँ दादी का जाकर हालचाल पूछते रहना, कोई ज़रूरत हो, कोई सामान मंगाना हो तो ला देना और दुकान देख लेना। हर्षित ने कहा ठीक है, क्योंकि ये लोग दोस्त थे। अब ये दोनों निकल गए हरिद्वार और ऋषिकेश। 13 तारीख को पहुंचे। उसके बाद इन्होंने कॉल किया, माँ से ही बात हुई, हर्षित से ही बात हुई, बोला सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद वो अपना छुट्टी में लेने गए, हर्षित से बात होती रही, सब कुछ ठीक है यहाँ। 13, 14, 15 3 दिन बीत गए। 15 अगस्त ख़त्म, अब इनकी छुट्टियां भी ख़त्म। 16 अगस्त से दुकान। तो 15 अगस्त की देर रात ही ये लोग हरिद्वार से चले ताकि अपने अपने घर पहुंच जाएं देर रात तक और सुबह से काम पर लग जाएं। तो शशांक और सार्थक दोनों सुबह के करीब 4 बज रहे थे, वेलकम अपने घर पहुंचे। अलग अलग बाकी दोस्त अपने अपने घर चले गए। अब इन्होंने घर पहुंचकर घंटी बजाई, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। अब इतनी देर भी हो चुकी है, सुबह का 4 बज रहे हैं। काफ़ी देर तक कोशिश की, नहीं खुला, तो उन्हें लगा कि शायद माँ और दादी गहरी नींद में। एक चाबी अपने पास लेकर वो गए थे। फिर उन्हें याद आया कि उनके पास भी एक चाबी है। उन्हें कहा कि चलो दरवाज़ा खुद खोलते हैं। दोनों भाइयों ने दरवाज़ा खोला, अंदर पहुँचते हैं। जब बेडरूम में दाखिल होते हैं अपनी माँ के, तो दोनों भाइयों की चीखें निकल जाती हैं। बेडरूम में माँ की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। अब बदहवास दोनों। उसके बाद दूसरे कमरे में जाते हैं कि पता नहीं क्या है दादी के साथ। वहाँ जाते हैं तो दादी की भी वही हालत, दादी की भी लाश पड़ी। अब दोनों चीखते रोते हुए बाहर निकलते हैं घर से और शोर मचाना शुरू करते हैं। आस पड़ोस के लोग सुबह सुबह इन दोनों भाइयों की चीख पुकार सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो लोग, पता चलता उन्हें कि इन दोनों भाइयों की माँ और दादी का कत्ल हो गया। कोई पुलिस को इसी दौरान फ़ोन कर देता है, पुलिस की टीम घर पहुंचती है। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। दोनों भाइयों का रो रो कर बुरा हाल। कोई पूछताछ के लिए भी वो दोनों उस वक्त एक तरह से तैयार नहीं। और पुलिस को भी पता है क्योंकि घर में 4 ही लोग थे और 2 की मौत हो चुकी है। ये भी पता था दोनों भाई अपनी माँ से और अपनी दादी से बेइंतहा प्यार करते थे। अब पुलिस ने खैर तफ्तीश शुरू की। घर का जो मंजर था वो ये था कि सारे सामान बिखरे पड़े हुए थे और तिजोरी, कुछ ताले टूटे हुए थे और घर में से सारे कीमती सामान गायब थे, जिसमें पैसा, कैश, ज्वेलरी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो घर का मंजर देखकर पहली नज़र में ये आसानी से अंदाज़ा लग गया कि यहाँ लूटपाट हुई और शायद उसी लूटपाट के दौरान जो भी कातिल है उन्होंने विरोध करने पर इन दोनों को मार डाला। अब पुलिस थोड़ा सा दोनों भाइयों के भी संभलने का इंतज़ार करने लगी। खैर, सुबह सुबह डबल मर्डर की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई, हर एक कोई बदहवास। अब इसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस की जब तफ्तीश शुरू हुई तो सबसे पहले दोनों भाइयों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम 13 तारीख की सुबह गए थे और 16 को लौटे हैं क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी थी। और हमने अपने दोस्त को कहा था कि मेरी माँ और दादी का ख्याल रखे। हर्षित नाम है, यहीं पास में रहता है और हर्षित भी उस वक्त वहीं था, इन लोगों के साथ चुके दोस्त था, घर में कत्ल हो चुके थे 2। पुलिस ने कहा ठीक है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पे एक कैमरा तो था लेकिन वो ख़राब हुआ था और वो उस घर के आसपास को कोई कैद ही नहीं कर पा रही है तस्वीर।
तो अब पहली चीज़ पुलिस के हाथ से निकल गई, क्योंकि कैमरा नहीं है जिससे कातिल के आने जाने का पता चले। अब पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि जो हर्षित के मोबाइल से माँ को और दादी को कई कॉल हुए, दोनों बेटे के भी कॉल थे। अच्छा, दादी जो थी वो थोड़ी सी चलने फिरने में माजूर थी, उन्हें तकलीफ़ होती थी, तो अमूमन वो बिस्तर पर होती थी। तो उनकी बहू जो है, इन दोनों भाइयों की माँ, वो जब भी कहीं घर से बाहर कुछ सामान लेने जाती हैं या कुछ या और कमरे में भी होती कई बार, तो वो फ़ोन करके उन्हें मैसेज देकर बुलाती थी अपने पास। तो हर दिन पर डे 10-12 बार मोबाइल पे बात हो जाती थी, एक ही घर में रहकर भी, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी। अब उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, हर्षित के भी सारे चेक हुए। अब जब सारी चीज़ें चेक की पुलिस ने, एक अजीब चीज़ पता चली। वो ये देखा कि 13 तारीख या उससे पहले हर दिन दादी अपनी बहू को 8, 10, 12 कॉल तो कर रही है, लेकिन 13 तारीख की शाम से एक भी कॉल नहीं आया, ना फिर 14, ना फिर 15। और 13 की शाम से ही इन दोनों भाइयों की जो माँ है, उनके मोबाइल पे भी कोई कॉल नहीं किया गया, ना कोई उन्होंने मैसेज भेजा। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया पुलिस ने कि शायद इन दोनों का कत्ल 13 की शाम या रात को ही हो चुका है। अब लेकिन ये अजीब बात थी, अब पुलिस को ये था कि ये दोनों भाई कैसे थे, बेटे कैसे थे, जो छुट्टियां मनाने के लिए गए। घर में उन्हें पता है एक माँ एक दादी है, और वो अपनी छुट्टियों में इतने मगन हैं कि वो अपने घर पे अपनी माँ और दादी की खैरियत नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने दोनों भाइयों से पूछा कि भाई ये बताओ, आप 13 तारीख से आपकी माँ के मोबाइल पे ना कोई कॉल किया गया और ना कोई कॉल रिसीव हुआ, तो ऐसी क्या बेफिक्री कि आपने जाने के बाद दोनों ने 14-15 को आपने कॉल ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं, हम 13 को जब पहुँचे तो हमने कॉल किया, हमारी बात भी हुई, वो कॉल डिटेल में है, लेकिन फिर 13 की रात के बाद से हमने 14-15 को इसलिए नहीं किया कि मैंने 1-2 बार कॉल किया, माँ ने उठाया नहीं। मैंने हर्षित को फ़ोन किया, हर्षित ने कहा हाँ मैं ठीक और माँ दादी सब ठीक है। तो उसने 14 को भी मैंने फ़ोन किया, उसने बताया माँ दादी ठीक है। 15 को भी फ़ोन किया तो उसने कहा माँ दादी ठीक है, घर में कोई इशू नहीं है, दुकान भी ठीक है। तो बोला वो दोस्त है, हम भरोसा करते हैं उस पर। तो जब उसने खैरियत बताई तो फिर हम बेफिक्र हो गए, और इसीलिए फिर हम ज़्यादा परेशान भी नहीं हुए कि माँ से बात नहीं हो रही है, दादी से नहीं हो रही है। अब जब उनका ये बयान आया तो पुलिस को लगा कि फ़ोन तो कोई हो नहीं रहा है, और हर्षित कह रहा है कि वो डेली वो बता रहा है कि माँ और वो सब ठीक है, मेरी बात भी हो रही है, जबकि 13 तारीख के बाद कॉल डिटेल के हिसाब से हर्षित ने भी उनकी माँ दादी को फ़ोन नहीं किया। तो ये माजरा क्या है? अब पुलिस ने हर्षित के कॉल डिटेल को खंगाला तो उसने देखा कि 13 अगस्त की शाम से पहले तक उसने कई कॉल किए, 12 को भी किए, उससे पहले भी कभी कभी बात होती थी। लेकिन 13 अगस्त की शाम के बाद 14 और 15 अगस्त अगले 2 दिनों तक हर्षित ने कोई भी कॉल इन दोनों भाइयों की माँ या दादी को नहीं किया। अब ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी कि दोनों भाइयों ने अपने दोस्त से कहा था कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में ख्याल रखना माँ और दादी, और ये छोड़िए कि ये फ़ोन ही नहीं कर रहा। अब लेकिन पुलिस को ये लगा कि शायद हो सकता है वो मिलने जा रहा हो, तो घर पे जाकर खैरियत पूछ लेता हो और इसलिए फ़ोन नहीं किया हो, कि ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे भी लगा कि नहीं ये पॉसिबल है, क्योंकि बराबर में रहता है तो ज़रूरी नहीं है फ़ोन करके, दोस्त ने कहा है तो वो घर जाकर खैरियत पूछ सकता है। तो अब पुलिस को लगा ये मुमकिन है। तो पुलिस ने उससे पूछा भी, उसने कहा मैं घर जाकर फ़ोन इसलिए नहीं करता था कि मैं खुद खैरियत लेने पहुँच जाता था। अब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने कहा ये लोग यहाँ बरसों से रहते हैं, पड़ोसी भी इनकी हर हलचल से वाकिफ़ होंगी, कब निकलते हैं कब कहाँ जाते हैं। तो उस घर में कुत्ता भी था। तो जब पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई तो एक और चौंकाने वाली चीज़ पता चली, और वो ये कि 13 अगस्त की शाम के बाद से किसी भी पड़ोसी ने शशांक या सार्थक की माँ या दादी को घर के बाहर नहीं देखा। दादी वैसे भी घर के बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन कभी कभी दरवाजे तक आ जाती थी। लेकिन 13 अगस्त की शाम के बाद से उनकी माँ कभी नज़र नहीं आई, और ना उनका कुत्ता नज़र आया, जबकि वो कुत्ते को टहलाने के लिए सुबह शाम बाहर जाती थी। बट 13 तारीख के बाद से वो नहीं निकली। अब यहाँ पुलिस ने सोचा कि इधर हर्षित ये बता रहा है कि उसने फ़ोन पे बात नहीं की, क्योंकि वो जाकर डायरेक्ट उन लोगों के हालचाल पूछ रहा था, और यहाँ पड़ोसी कह रहे हैं कि 13 के बाद उन्हें देखा ही नहीं है। इधर मोबाइल फ़ोन भी 13 के बाद एक्टिव नहीं है। ये दोनों चीज़ें ये साबित कर रही हैं कि जो कुछ हुआ है, जो कत्ल हुआ वो 13 की रात को ही हुआ है। तो अगर 13 की रात को कत्ल हो चुका तो फिर 14 और 15 को हर्षित ने जाकर उनकी खैरियत कैसे पूछी, उनका हालचाल कैसे जाना?
दोनों अलग कंट्राडिक्टरी चीज़ थी। अब इन चीज़ों ने थोड़ा सा हर्षित के ऊपर पुलिस का शक डाला, लेकिन फिर लगा कि इतना गहरा दोस्त है और ये क्यों मारेगा। दोनों भाइयों से पूछा, उन्होंने भी कहा नहीं, ये हमारा बहुत ही ख़ास दोस्त है, हमारे घर आना जाना, इतना घर आना जाना कि जो सभी लोग जानते हैं, इवन घर का कुत्ता भी उसे पहचानता है। अब पुलिस ने और फिर बारीकी से तफ्तीश की तो देखा कि उस घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं घुसा, ना कुंडा टूटा, ना ताला टूटा, ना दरवाज़ा टूटा। जो भी आया कोई परिचित है, तभी दरवाज़ा खुला। किसी ने चीख पुकार कत्ल होते हुए कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, न कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। कोई अजनबी आता तो कुत्ता भौंकता है, उस घर का कुत्ता भी नहीं भौंका। तो वो भी इशारा कर रहा था कि जो भी आया था घर में कातिल के तौर पर, वो इस घर का परिचित था। अब ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि कोई अपना है, लेकिन वो अपना कौन है? क्या दोनों भाई कुछ गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, दोस्त भटका रहा है? क्या दोनों भाई और दोस्त मिले हुए हैं? ये सारे सवाल पुलिस के मन में, उसी हिसाब से तफ्तीश हो रही है। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि चलो घर के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज नहीं है, आसपास और देखते हैं। अब पुलिस ने उस गली जहाँ पे ख़त्म होती है, उससे पहले की गली, मतलब उस मकान तक जाने वाले अलग अलग रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। इत्तेफाक से जो हर्षित का घर था वो इस गली से थोड़ा अलग था, और नसीब अच्छा पुलिस का ये कि एक सीसीटीवी कैमरा मिला जिसका फोकस, जिसका एम हर्षित के घर को भी कवर कर रहा था थोड़ा सा। अब पुलिस ने कहा कि चलो इस कैमरे के जरिए कम से कम हर्षित के मूवमेंट को हम लोग देख सकते हैं कि 13, 14, 15 को वो कहाँ, क्या, कितने बजे निकला। पुलिस ने देखना शुरू किया। 13 की रात की एक तस्वीर उस सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आई, और उस तस्वीर ने पूरी कहानी खोल दी। उस तस्वीर में यह था कि रात का वक्त, गली में सन्नाटा, और हर्षित बड़ी तेजी से दाएं बाएं आगे पीछे देखता हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे घबराया हुआ है, और उसके हाथ में एक थैला है, और वो थैला लेकर बड़ी तेजी से अपने घर में दाखिल हो रहा है। ये तस्वीर उसके आते हुए की तस्वीर थी, घर में तो अपने दाखिल होते हुए की, जहां वो रहता है। अब पुलिस को लगा कि जो टाइमिंग है वो मैच कर रही है। 13 के बाद से घर की दोनों औरतों को किसी ने देखा नहीं, और 13 तारीख को रात को ही हर्षित परेशान, बदहवास, तेज कदमों से, हाथ में थैला, और घर में दाखिल हो रहा है। तो ये मसला क्या है? अब दोनों भाइयों के फिर बयान कि लगातार वो घर वालों के हालचाल बता रहा था, जबकि 14 और 15 को वो जिंदा भी नहीं। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी मौत का जो वक्त और तारीख बताए वो वही बताया कि 13 अगस्त की शाम। तो अब इसका मतलब है हर्षित झूठ बोल रहा था। 2 दिनों से दोस्तों को अपने झूठी बात बता रहा था कि वो लगातार घर जा रहा और सब ठीक है, क्योंकि तब तक तो वो जिंदा ही नहीं थे। अब फ़ोन डिटेल, सीसीटीवी कैमरा, उस तरह से उसका जाना, पुलिस ने दोनों भाइयों से बात शेयर की, लेकिन दोनों भाई मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे हर्षित से कोई दुश्मनी भी नहीं है, पर पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं। पुलिस ने बड़ी खामोशी से हर्षित को उठाया। उठाने के बाद उससे पूछताछ की, फिर उसके बाद उसे वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई और कहा कि बता इस थैले में क्या है। पुलिस ने फिर अपनी तरफ से जो भी था चारा फेंका, और आखिरकार हर्षित टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हर्षित ने ही अपने दोस्तों की माँ और दादी का कत्ल किया था। उस माँ और दादी का कत्ल जिसको उसके दोनों दोस्तों ने छुट्टियां मनाने के लिए जाने से पहले ये कहा था कि मेरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले, मेरी माँ और दादी का ख्याल रखना। और उसी दोस्त ने दुश्मन बनकर अपने ही दोस्त की माँ और दादी का कत्ल किया। वो जो थैला था, उस थैले में वो लूट पाट, जब कत्ल के बाद सामान लेकर जो गया था, जेवर, पैसे, वो उस थैले में थे। फिर उसने कहानी बताई। उसने कहा कि कुछ वक्त पहले उसने अपने इन 2 दोस्तों में से एक सार्थक से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। उन्होंने फिर मांगा भी नहीं, लेकिन इसी ने खुद एक टाइम दिया था। बट दोस्ती अच्छी थी, घर आना जाना था, तो पैसे के लिए इतना तकाजा भी नहीं था। लेकिन उसे लगा कि कई बार शायद वो इशारों में मांग रहे हैं, और उसे लगा चुकाना है पर पैसे हैं नहीं। तो उसके ऊपर एक बोला कि एक दबाव बनता जा रहा था कि मुझे पैसे लौटाने हैं, पर कैसे लौटाऊं। फिर उसे ये भी मालूम था कि इन दोनों भाइयों के घर में और दुकान में काफ़ी पैसे हैं, अच्छी खासी आमदनी है, और घर आना जाना था, दोनों से मुलाकात भी थी। तो जब 13 तारीख को ये लोगों को जाना था, 12 अगस्त को ही प्लान बना था इन दोनों भाइयों की छुट्टियों पे जाने का।
उन्होंने ये बात हर्षित से शेयर की और कहा कि जाना है तो भी चल। उसने मना किया और शायद वो जाता, लेकिन वो मौके की तलाश में था। उसके मन में ये पहले से कुछ पाप चल रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू नहीं जा रहा है तो एक काम कर, घर की मेरी देखभाल कर लेना, जाके माँ दादी का हाल चाल पूछ लेना। उसने कहा ठीक है। और 12 तारीख को ही उसने जाकर बाजार से खंजर खरीदा और खंजर खरीद कर ले आया। और उसके दिमाग में ये था कि ये दोनों जाएंगे, घर में वो दोनों औरतें होंगी और उन्हें मार कर पूरे घर का सामान लूट लेंगे। मार कर इसलिए क्योंकि वो घर से जब लूटपाट करेगा तो वो दोनों जानती हैं उसे, बेटे की तरह मानती हैं, तो फिर बाद में भेद खुल जाएगा। तो अगर वो जिंदा ही नहीं रहेंगी तो वो दिखा देगा कि लूटपाट हुई है। और उसने ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं किया। 13 अगस्त को दोनों भाई निकले और 13 अगस्त की शाम को ही वो उनके घर में घुसा। सबसे पहले नीचे माँ को मारा, पहले गला दबाया, फिर चाकू से मारा, फिर कमरे में गया दूसरे, वहाँ दादी थी, दादी को भी इस तरह से मारा। लेकिन दादी ने शायद अपनी जान बचाने की कोशिश की, विरोध किया, तो उसके नाखून के निशान उसके गर्दन और सीने पे भी लगे, जो बाद में खुलकर सामने आया, जो उसने पहले छुपाया था। और फिर घर में रखे जितने भी जेवर थे, कैश थे, उन सबको एक थैले में डाला। उसके बाद वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद अपने घर गया। घर जाने के बाद उसे याद आया कि अच्छा, उसे ये मालूम था कि इस इलाके में सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसे ये पता था कि एक छत के पास अगर छत पे कोई जाए तो सीसीटीवी का एक कैमरा है जो कवर कर लेता है। अब चूंकि ये दरवाज़ा बंद करके जा रहा था तो इसको ये दिखाना था कि लुटेरे आए लेकिन दरवाजे से आए और छत के रास्ते भाग गए। तो ये छत पे गया, छत का दरवाज़ा इसने खोल दिया। खोलने के बाद सारे लूटपाट का सामान लेके घर पहुंच गया। फिर इसे एहसास आया कि मैं छत तक चला गया था, कहीं छत के सीसीटीवी कैमरे में तो नहीं आ जाऊंगा। वापस गया। वापस जाने के बाद उसने वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा था उसको तोड़ा और फिर वापस गया घर। और उसके बाद आराम से घर पे रहा। इधर दोनों भाई फ़ोन करते रहे। वो कहता रहा माँ ठीक है, दादी ठीक है, तू बेफिक्र रहा, दुकान भी ठीक है। और फिर जब 16 अगस्त की सुबह दोनों आते हैं तो ये सामने सारी चीज़ें आती हैं। तो एक दोस्त नहीं, दोस्ती के सीने में खंजर घोपा और उसके हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा है जिसके साथ जुर्म ना हुआ। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी का